Welcome you all to Exarthi. First of all, a very happy Independence Day to each and every individual. So guys, today we are starting our weekly activity based current affair. What we are going to do, देखिए जो भी करंट अफेयर 1st to 7th of अगस्त के बीच में आए हैं उनको हम कवर करेंगे अभी 15th से 21st अगस्त के बीच में, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया ऑफ वीकली एक्टिविटी बेस्ड करंट अफेयर. Every day we will be uploading one video by the 2 p.m. to 3 p.m. The video will be live on our YouTube channel and एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट कवर करेंगे. जैसे मंडे को we are going to cover environment. So in today's class we will be covering all the environment topics which were in the news from 1st to 7th of August, है ना. This is the idea of weekly activity based current affair. Now जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आज की वीडियो में, अगर इसका डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आप हमारे पोर्टल पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाइए और इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए. उसके अलावा आपको करंट अफेयर के लिए कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो आज के सेशन में. फर्स्ट टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक, इंडिया एड्स 10 मोर वेटलैंड टू द रामसर साइट्स. वेटलैंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है. इस बार प्रीलिम्स 2022 में भी एक क्वेश्चन वेटलैंड से आया था. तो 10 मोर साइट वेटलैंड रामसर साइट्स में ऐड किया है इंडिया ने. देखिए ब्रीफ देखते हैं अबाउट. इंडिया इज द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन, जो कि रामसर ईरान 1971 में साइन हुआ था. तो रामसर सिटी कहां पे? ईरान में. 1971 में साइन हुआ रामसर कन्वेंशन. इंडिया इज द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू इट. अब जो नए 10 साइट इंक्लूड किए गए हैं उसमें से 6 तो हैं आपके तमिलनाडु में एंड 4 अदर प्लेसेस पे हैं, है ना. तो 6 तमिलनाडु में और 4 कहां कहां है? एक गोवा में, एक कर्नाटक में, एक मध्य प्रदेश में और एक उड़ीसा में. याद करने पड़ेंगे आपको. ये वेटलैंड साइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. टोटल वेटलैंड अब 64 हो चुके हैं रामसर लिस्ट में. तो टोटल वेटलैंड साइट्स इंडिया के कितने रामसर लिस्ट के अंदर हैं? 64. तो नेम ऑफ दीज वेटलैंड साइट जो नए 10 ऐड किए गए हैं, तमिलनाडु में कौन कौन सा है? कोंथनकुल्लम बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेल्लोर बर्ड सेंचुरी एंड वेदाथंगल बर्ड सेंचुरी एंड उदयामंथरमपुरम बर्ड सेंचुरी. तो देखो कोड की तरह याद किया करो हर चीज को. एक तो ट्रिपल वी हो गया, है ना, हेल्प मिलती है ऐसे चीजें रिटेन करने में. एक तो ट्रिपल वी हो गया और केजीयू. तो क्या नई तमिलनाडु के अंदर रामसर साइट्स आई हैं इंडिया के? एक तो ट्रिपल वी और केजीयू, ठीक है, ऐसे याद कर लो. उसके बाद मध्य प्रदेश में कौन सा है? सिरपुर वेटलैंड. देन कर्नाटक में कौन सा है? रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी, वेरी पॉपुलर, है ना. तो कर्नाटक में रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी को हमने रामसर साइट बना दिया है. गोवा में क्या है? नंदा लेक. और उड़ीसा में क्या है? सतकोसिया गोर्ज, ठीक है. तो याद करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन. प्रीलिम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन वेटलैंड पे आपको मिलता रहता है. तो दीज वर द न्यू 10 वेटलैंड साइट्स जो कि रामसर साइट्स में ऐड की गई हैं फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया. नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? इंडिया अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड सॉरी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. क्या है ये एनडीसी का आइडिया? देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल था, जो यूएनएफ ट्रिपल सी है, विच इज वर्किंग टुवर्ड्स क्लाइमेट एक्शन प्लान कोलैबोरेटिंग द वर्ल्ड कंट्रीज, उसके अंदर क्या था? जो फर्स्ट फेज था क्योटो प्रोटोकॉल वाला, वहां पे हर कंट्री को टारगेट दिए जाते थे कि आप इतना एमिशन कम करेंगे, आप इतना एमिशन कम करेंगे. अप्रोच था टॉप डाउन. वो टॉप डाउन अप्रोच वर्क नहीं किया, है ना. जो क्योंकि कंट्रीज कहती थी कि हमारा सोवरेन राइट है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हम इतना एमिशन नहीं कम करेंगे, है ना. ना यूएस ने फॉलो किया, ना चाइना ने फॉलो किया. जिन जिन कंट्री को टारगेट दिए गए उन्होंने कंप्लीट नहीं किए. अब जब 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील हुआ तो इन्होंने एक नया इनोवेटिव तरीका निकाला क्लाइमेट एक्शन के लिए. यूएनएफ ट्रिपल सी ने क्या तरीका निकाला? इन्होंने बोला, नेशंस को ये बोला कि आप खुद बता दीजिए कि कितना कितना आप एमिशन कट करने वाले हैं. आप खुद बताएंगे, है ना, तो आप वॉलेंटरली होगा, आपकी सोवरेनिटी हर्ट नहीं होगी. अगर आप खुद कमिट करेंगे तो मोरल बर्डन भी होगा और एटलीस्ट पता होगा क्या कंट्री क्या करने वाली है. तो टॉप डाउन की जगह बॉटम अप कर दिया. दिस इज द आइडिया ऑफ एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. मतलब नेशनल लेवल पे डिटरमाइन करेंगे हम अपना कंट्रीब्यूशन. समझ में आया? इसी को बोलते हैं आईएनडीसी, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. क्या इंटेंशन है ना. तो इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट डील में अपने आईएनडीसी के गोल रखे हैं. अब उस गोल को हमने अभी रिसेंटली अपडेट किया है. तो दिस न्यूज इज अबाउट दिस. तो अपडेटेड एनडीसी विल बी ट्रांसफर्ड टू द यूएनएफ ट्रिपल सी, है ना. पहले क्या था? देखिए लास्ट टाइम इंडिया ने अपने सबमिट किए थे एनडीसी 2015 में, जिनमें से 3 गोल हमारे क्वांटिटेटिव गोल थे. टोटल 8 गोल थे,
उन 8 में से 3 गोल क्वांटिटेटिव थे। क्या क्या 3 गोल थे बताता हूं मैं आपको। एक गोल था हमारा कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जितना भी हमारा पावर का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो हमने बोला कि उसमें से 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा। आपको पता है क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग में जो फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं, दैट इज मेकिंग अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो इंडिया ने पहला ये गोल कमिट किया कि अपकमिंग टाइम में, मतलब 2030 में ये बोला था, बाय 2030 जो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल से इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी होगा वो 40% ऑफ टोटल होगा, है ना, क्योंकि नॉन फॉसिल फ्यूल से इतना ज्यादा एमिशन नहीं होता है। दैट वाज द फर्स्ट गोल। सेकंड गोल इंडिया ने क्या बोला कि जो हमारा कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है, रिमेंबर दिस थिंग, देखिए ऊपर ऊपर से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना, डिटेल में पढ़ेंगे, दिस इज द डिटेल करंट अफेयर क्लास। तो कार्बन एमिशन इंटेंसिटी क्या होता है, देखिए एक तरफ तो है, लोग कंफ्यूज होते हैं इन दो चीजों में, एक तरफ तो ये है कि हमने कमिट कर दिया कि हम अपना टोटल इतना कार्बन एमिशन कम करने वाले हैं, कि टोटल कार्बन एमिशन रिडक्शन हम इतना कम करेंगे। तो वो टोटल हो गया कि लेट्स से कि इंडिया अगर एनी एक्स अमाउंट कार्बन एमिट कर रहा है अपनी इकोनॉमी से इस ईयर में, तो अगली बार हम इसे x-10 कर देंगे, है ना। इंडिया ने ये बोला कि हम टोटल एमिशन अपना कम नहीं कर सकते। देखिए इंडिया में जब जिस टाइम पे नेगोशिएशन चल रहे थे, तब प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी आया था कि 300 मिलियन पीपल इन इंडिया आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, वी नीड एनर्जी सिक्योरिटी फॉर देम, वी नीड वेराइटी ऑफ थिंग्स फॉर देम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिया को कार्बन एमिट करना पड़ेगा। बट इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ने बोला कि हम अपना टोटल कार्बन एमिशन तो कम नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है, मतलब क्या है कार्बन एमिशन इंटेंसिटी का मतलब, लेट्स से कि अगर हम 1 किलो जूल एनर्जी को प्रमोट करने में किसी टाइम पे एक्स कार्बन एमिट करते थे, 1 किलो जूल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में एक्स कार्बन एमिट करते थे, तो हम धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो 2030 तक का एक गोल था, 2030 तक का, हमने ये बोला कि अब हम 1 किलो जूल को प्रोड्यूस करने में x-33% ऑफ x करेंगे। दैट इज द कार्बन एमिशन इंटेंसिटी। डिफरेंस समझ में आया कि टोटल हम रिडक्शन कम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी कार्बन एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस करेंगे। उसका गोल था 33 to 35% कार्बन एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस करेंगे, और बेस ईयर क्या था 2005। डन, दैट वाज द सेकंड गोल। थर्ड गोल क्या था यहां पे, थर्ड गोल देखते हैं। देखिए थर्ड गोल हमने ये बोला था कि कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक फिनोमिना होता है ना, कि जो आपके फॉरेस्ट हैं, जो भी नेचुरल सिंक हैं, वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और एनवायरमेंट में उनका ग्लोबल वार्मिंग का जो इंपैक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इंडिया ने ये बोला कि कार्बन सिंक हम क्रिएट करेंगे एक्स्ट्रा 2.5 to 3 बिलियन टन, इतना कार्बन वो स्टोर कर ले अपने अंदर, इतना कार्बन सिंक हम क्रिएट करेंगे बाय 2030। तो दीज वर द 3 गोल्स जो इंडिया ने कमिट किए थे, है ना। क्या है दोबारा से देखते हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल से 40% एनर्जी आएगा, कार्बन एमिशन इंटेंसिटी 33 से 35, 33 to 35% रिड्यूस होगा, एक्स्ट्रा कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन इक्विवेलेंट ऑफ CO2। दीज वर द 3 टारगेट जो क्वांटिफाइबल थे, जो हमने स्टार्टिंग में बोले थे। अब इंडिया ने अपडेट क्या की है इनमें, देखो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने अपडेट किया है। इंडिया ने बोला कि हम अपना कमिटमेंट और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, हमें लगता है हम और ज्यादा कर पाएंगे, ठीक है ना। सो इंडिया ने एक ये पंचामृत का कॉन्सेप्ट दिया था, 5 टारगेट इंडिया ने बोले थे, है ना, जो कि इंडिया ने कॉप 26, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 रिसेंटली हुई थी ग्लासगो में, ठीक है ना, वहां पे इंडिया ने 5 फर्दर कमिटमेंट दिए थे, है ना। उनमें से 2 चीज आपको नोटिस करनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है, जिसको हम बोल रहे थे 33 to 35% हम रिड्यूस करेंगे, उसको हमने 45% कर दिया है। तो इंडिया ने अपना कमिटमेंट बढ़ा दिया, अब हम अपनी कार्बन एमिशन इंटेंसिटी 45% से रिड्यूस करेंगे। और दूसरा गोल जो ये था आपका, देखते हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल वाला, जो बोल रहे थे कि 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी, उसको हमने बोल दिया कि अब हम उसे 50% करेंगे, ठीक है। तो ये 2 मेजर गोल इंडिया ने अपने चेंज किए बाय द 2030। समझ में आया कि क्या अपडेशन हुआ है एनडीसी टारगेट के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड न्यूज, नाउ मूव अहेड। अब चलते हैं थर्ड न्यूज की तरफ। व्हाट इज द थर्ड न्यूज? तीसरा न्यूज है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। तो एक एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है इंडिया में 2000 में जो आया था, है ना, इस एक्ट को अमेंड करना चाहता है, उसके लिए अभी बिल टेबल हुआ है पार्लियामेंट में। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने टेबल किया है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022, है ना। क्या पर्पस है इसका, देखते हैं। तो की पॉइंट देखिए, है ना, दिस इज नॉट सच एन इशू जो आपको मेंस में पूछा जा सकता है।
प्रीलिम्स में अगर ये आएगा तो एक दो पॉइंट आएगा कि हाँ इस बिल के क्या प्रोविजन है, क्या क्या बातें की गई हैं देखते हैं, है ना। तो की प्रोविजन ऑफ द बिल, फर्स्ट है आपका, इट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई अ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। देखिए आपने अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कार्बन क्रेडिट शेयर किए जा सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक कंपनी, उसको एक साल में गोल दिया गया कि आपको अपनी कंपनी से इतना कार्बन एमिशन रिडक्शन रिड्यूस करना है। अब मान लो कि उसने उस गोल से ज्यादा अचीव कर लिया, है ना, तो उसके लिए कोई इंसेंटिव ही नहीं है। उसको कोई सिस्टम होना चाहिए इस तरीके का कि अगर वो अपने गोल से ज्यादा अचीव कर ले, मतलब और ज्यादा कार्बन एमिशन रिड्यूस कर ले, तो उसके थ्रू वो कुछ अर्न कर सकता है। तो ये कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम वही है ना, कि मान लो कि एक कंपनी है जिसको एक्स गोल दिया गया था, इतना कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है आपको इस साल में, उसने एक्स प्लस वाई अचीव कर लिया मान लेते हैं। अब मान लो कि एक कंपनी है और दूसरी कंपनी है, उसको जेड गोल दिया गया है ना, कि आपको जेड अमाउंट से अपना कार्बन एमिशन रिडक्शन करना है इस ईयर में, लेकिन वो कर पाया जेड माइनस वाई, है ना। तो जो पहली कंपनी थी जिसने वाई एक्स्ट्रा रिड्यूस किया था, उससे उठा के दूसरी कंपनी को वाई दे दिया जाएगा, है ना। दिस इज कार्बन ट्रेडिंग, है ना। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम एक नई अनाउंस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। ये बोला गया है इस बिल के अंदर, जो अमेंडमेंट बिल है। तो दूसरा क्या है, दूसरा प्रोविजन क्या है, एक नया कोड क्रिएट करेंगे ग्रीन बिल्डिंग के लिए। देखिए ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर बिल्डिंग इन इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जितना भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, है ना, हाउ अबाउट उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बिल्ड करें कि वो सस्टेनेबल हो, है ना। सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी दे आर कंज्यूमिंग, सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ वाटर दे आर कंज्यूमिंग, तो उसको बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग। एक नॉर्मल बिल्डिंग के अंदर ही यूपीएससी इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस रूम में हम बैठ के इंटरव्यू ले रहे थे, इट वाज 2018, मनोज सोनी बोर्ड, ही वाज आस्किंग कि इस पर्टिकुलर रूम को अगर आपको ग्रीन बिल्डिंग बनाना तो आप कैसे बनाओगे, है ना। तो व्हाट आई हैव सेड कि सर सबसे पहले तो यहाँ पे ना एक विंडो का साइज बढ़ा दो। विंडो का साइज बढ़ाने से क्या होता है ग्रीन बिल्डिंग में कि मोर वेंटिलेशन होता है, मोर सनलाइट आती है, तो नेचुरल रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हो अपनी नॉर्मल एनर्जी नीड्स के लिए। समझ में आया ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट, है ना। तो इसके लिए एक नया कोड लेके आएंगे, है ना। उसके बाद अगला गोल क्या है, रिड्यूस करेंगे 550 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बाय 2030, है ना। सिंपल फैक्चुअल गोल है ये। इसके बाद एफर्ट को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, जो भी क्लीन एनर्जी यूज कर रहे हैं, अगर कोई भी सेक्टर है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कंपनी है, अगर वो क्लीन एनर्जी यूज कर रही है तो उसे इंसेंटिवाइज करेंगे थ्रू कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट। मैं कहता हूं टैक्स में बेनिफिट मिलना चाहिए। आप देखो कंपनीज कितनी जल्दी अपनी पॉलिसी शिफ्ट करती हैं, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, दे विल फैसिलिटेट द प्रमोशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इज द न्यू फ्यूल, है ना। आप फ्यूचर में अगले 15-20 साल में देख सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा रैम्पेडली यूज किया जाएगा फॉर योर एनर्जी नीड। तो अभी से गवर्नमेंट फोकस कर रहा है कि फॉसिल फ्यूल का एज एन ऑल्टरनेटिव ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट किया जाए, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, कैसे होता है, वो हम साइंस एंड टेक वाली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला क्या है, द गवर्नमेंट में रिक्वायर द डेजिग्नेटेड कंज्यूमर टू मीट अ मिनिमम शेयर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, है ना। में है ये, मतलब गवर्नमेंट ऐसा कुछ बोल देगी कि हाँ अगर आपकी लेट से एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको बोल देंगे कि भैया आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है उसमें से 30% एनर्जी कंजम्पशन नॉन फॉसिल फ्यूल से होना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट कंटेम्पलेट कर रहा है। तो दीज वर द थिंग्स जो कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल में अमेंड करना है। अब देखो, अब क्या है कि व्हाट पीपल मिस इन दिस होल करंट अफेयर गेम इज कि आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है तो यूज कहां कहां हो सकता है, सोच के देखो। आपने की प्रोविजन ऑफ द बिल पढ़ लिए, आपने अगर इसको नैरोली ये सोचा कि हां अगर एनर्जी कंजर्वेशन बिल में अमेंडमेंट मुझसे पूछा गया तभी मैं इसको लिखूंगा, दिस इज फुलिशनेस, है ना। स्मार्ट अप्रोच क्या बोलता है, अगर उन्होंने ये पूछा किसी भी मेंस के क्वेश्चन में कि क्लाइमेट चेंज को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, है ना, ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, है ना, क्या एनवायरमेंट के एक्शन हम लेने वाले हैं, है ना, तो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें करना चाहिए, ऐसा कुछ भी आ जाए मेंस में, राइट ऑल दीज पॉइंट कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रमोट करो, कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट प्रमोट करो, है ना, एक ग्रीन बिल्डिंग का कोड लेके आओ, एक नई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लेके आओ। तो दिस इज द फॉर्डर मटेरियल। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अगेन टॉपिक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021। जो इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं, 2021 का बिल है ना। कोर इंटेंट क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, इट रेगुलेट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, बर्ड एंड प्लांट, तीनों का
जो प्रोटेक्शन है वो ये रेगुलेट करता है पर्टिकुलर एक्ट, है ना। तो अब जो अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया गया है इसके क्या क्या की प्रोविजन है, व्हाट आर द की प्रोविजन। फर्स्ट, इट वांट टू मेक जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसको हम कॉम्प्लायंट बनाना चाहते हैं साइट्स के, है ना। जो इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर द एंडेंजर्ड स्पीसीज, उसमें जो ट्रेड हो रहा है उस एग्रीमेंट को हम कॉम्प्लायंट बनाना चाहते हैं। पहले मैक्रो मैक्रो पॉइंट देखो। दूसरा, आपका ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके अंदर अलग अलग शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, हर शेड्यूल में कुछ हमने एनिमल, बर्ड एंड प्लांट को डाला हुआ है और हर शेड्यूल के बेसिस पे हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है कि अगर कोई शेड्यूल 1 में है तो ये प्रोटेक्शन, शेड्यूल 2 में है तो ये प्रोटेक्शन। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है ना इस तरीके का। सो ऐसे ही ये जो शेड्यूल्स हैं इनको रैशनलाइज करने का एम है ना, कि किसी को लेट्स से कि जैसे जो वर्मिन का शेड्यूल है उसको रिमूव करने की बात कर रहे हैं तो शेड्यूल की रैशनलाइजिंग है। उसके बाद इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, है ना, इनको रेगुलेट करने के लिए इन्वेजिव एलियन स्पीसीज क्या होते हैं कि कोई भी अगर बाहर का स्पीसीज है जो कि हमारी इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को हर्ट कर रहा है, इन्वेजिव है वो, एलियन है वो, है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ चेंजेस किए हैं। फिर जो सेंचुरीज हैं उसको कंट्रोल करने से रिलेटेड कुछ है, एंड देन जो रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व, वो क्रिएट करेंगे तो फर्दर कुछ एरिया को हम प्रोटेक्ट करेंगे। एंड देन जो कैप्टिव एनिमल्स हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियो आते हैं कि लोगों ने कहीं पे तेंदुए को पकड़ लिया, किसी को पकड़ लिया, तो वो जो कैप्टिव एनिमल है उनका क्या करना है ना। बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूवीज भी बन रही हैं आजकल इस टॉपिक पे। तो क्या क्या चीजें हैं साइट्स को कॉम्प्लायंस बनाने के लिए, हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसको अगर हमें साइट्स के साथ कॉम्प्लायंस बनाना है तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक अथॉरिटी बनाएगी, मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो परमिशन देगी ट्रेड और साइंटिफिक रिसर्च के लिए। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, है ना। तो कोई भी वाइल्ड लाइफ है उस पर ट्रेड होना है, रिसर्च होना है, उसके लिए एक अलग से अथॉरिटी बन जाएगी। फिर वो अथॉरिटी जो भी इंपैक्ट है किसी भी स्पेसिमेन के सर्वाइवल का उन सब सारी एक्टिविटी को देखेगी। तो एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बन जाएगी जो साइट्स की बातों को इंप्लीमेंट करेगी। सिंपल सा ये याद रखो। फिर जो भी शेड्यूल्स है उसको रैशनलाइज कर रहे हैं, उसे मैंने आपको बताया कि जो वर्मिन का शेड्यूल है उसको रिमूव कर रहे हैं, है ना, और स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल का एक शेड्यूल बना रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। डेप्थ में नहीं याद करना, मैक्रो पॉइंट याद रखो। फिर जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है उसके लिए क्या कर रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर दे रहे हैं कि वो रेगुलेट करे इंपोर्ट, ट्रेड, पोजेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। तो पावर किसको दी जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि स्टेट पे ज्यादा भरोसा नहीं है, ठीक है ना, दिस इज द इशू। तो कंट्रोल ऑफ सेंचुरीज। अब उसके बाद क्या है, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है ना, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को एम्पावर किया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है कि जो सेंचुरीज हैं वो तुम कंट्रोल करोगे स्टेट के अंदर। तो कंट्रोल, मैनेज, मेंटेन ऑल द सेंचुरी इन द स्टेट, है ना। तो काइंड ऑफ जैसा स्टेट के पॉलिटिकल इश्यूज के लिए गवर्नर होता है ना, ऐसे ही चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हो जाएगा सेंचुरीज को कंट्रोल करने के लिए। फिर जो रिजर्व्स हैं, है ना, देखिए ये पावर दी जा रही है, स्टेट एंड सेंट्रल कोई भी कर सकता है, क्योंकि एनवायरमेंट इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो उनको पावर दी जा रही है कि जो भी नेशनल पार्क है आपके स्टेट में या जो भी सेंचुरीज हैं उसके एडजेसेंट एरिया को आप कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा पावर हो गई। फिर कोई भी इंडिविजुअल अगर चाहे, जिसने किसी भी कैप्टिव एनिमल को, किसी भी एनिमल को कैप्टिव बना लिया हो, कोई इंडिविजुअल अगर चाहे उसे पकड़ के वॉलेंटरीली वो सरकार को हैंड ओवर कर सकता है ना। तो सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल। तो ऑल दीज आर द चेंज विच आर प्रपोज्ड इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। समझ में आपको पिन पॉइंटेड याद करेंगे, इतना ही रिक्वायर्ड होता है एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट इशू, द इंडियन आर्कटिक बिल 2022, है ना। तो ये भी बिल है, याद रखना, ऑल दीज आर द प्रपोज्ड। अब इसके अंदर क्या है, इस बिल के अंदर देखिए एक एंटार्क्टिक ट्रीटी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने साइन कर रखा है ना। एक कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज है और एक प्रोटोकॉल है ऑन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी, है ना। आपको सिंपल इतना याद रखना है कि एंटार्क्टिक इज सम एरिया विच इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना। एंड एंटार्क्टिक को कोई एक कंट्री तो कंट्रोल करती नहीं है, तो एंटार्क्टिक इज लाइक अ ग्लोबल कॉमन, है ना। तो एंटार्क्टिक ट्रीटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंटार्क्टिक ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एंटार्क्टिक बिल प्रपोज किया है। आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके अगर कोई एग्रीमेंट साइन कराते हैं, कोई ट्रीटी साइन कराते हैं, तो उसको बोलते हैं कि इंडिया ने उसको साइन कर दिया है। बट जब हम उस ट्रीटी के जो भी क्लॉज हैं उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए अपनी कंट्री में कोई लॉ लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं कि इंडिया अब उसको रैटिफाई कर रहा है। तो व्हाट डज रैटिफिकेशन मीन्स, रैटिफिकेशन का क्या मीनिंग है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी के प्रोविजन को इंप्लीमेंट कराने के लिए हम लॉ लेके आ रहे हैं अपनी कंट्री में। सो दिस इंडियन एंटार्क्टिक बिल इज ऑल अबाउट रैटिफिकेशन ऑफ दिस एंटार्क्टिक ट्रीटी,
समझ में आया? अब क्या क्या बातें हैं इस बिल के अंदर, देखिए एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन किया गया था, एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन किया गया था 1959 में, कुछ कुछ टाइमलाइन मैक्रो याद रख लो, है ना, और उसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ 1961 में। इंडिया ने कब साइन किया एंटार्क्टिक ट्रीटी को? 1983 में। अब देखो इतनी इंफॉर्मेशन आपको हो गई, अब लेकिन यूपीएससी डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछता, वो बताओ कैसे पूछेगा कि इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर इन द एंटार्क्टिक ट्रीटी। अब अगर आपको ये इंफॉर्मेशन है तो आपको पता लग गया फाउंडिंग मेंबर तो है ही नहीं, हमने तो बाद में ज्वाइन किया है, ठीक है ना, तो इंफॉर्मेशन को ढंग से रिसीव किया करो। फिर उसके बाद एक मैड्रिड प्रोटोकॉल था जो इंडिया ने साइन किया हुआ है एंटार्क्टिक के बारे में ही, इट केम इनटू फोर्स इन 1995, मिसप्रिंट हो गया आई थिंक, ठीक है ना। इट डेजिग्नेट एंटार्क्टिका एज अ नेचुरल रिजर्व। तो मैड्रिड प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि एंटार्क्टिका एक नेचुरल रिजर्व है, ग्लोबल कॉमन है, सबको मिलकर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो बस ज्यादा इतना पूछेंगे कि मैड्रिड प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है, डेप्थ में नहीं पूछी जाती है सब बातें, ठीक है। नेक्स्ट है, अब क्या प्रोविजन है इस बिल के, ये जो बिल हम लेके आ रहे हैं रेटिफाई करने के लिए, इसके क्या प्रोविजन है? पहला प्रोविजन है इंडिया प्रोहिबिट इंडियन एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका विदाउट परमिट। तो विदाउट परमिशन हम कोई भी एंटार्क्टिक की तरफ अपना एक्सपेडिशन नहीं करेंगे। तो बिगेस्ट कमिटमेंट है ना कि हम रेस्पेक्ट करेंगे कि भैया और लोगों का भी कंसेंसस हो, हम जो भी एक्सपेडिशन कर रहे हैं, है ना। किसका परमिशन? और रिटर्न ऑथराइजेशन ऑफ अनदर पार्टी टू एंटार्क्टिक ट्रीटी, है ना। तो कोई और पार्टी जो एंटार्क्टिक ट्रीटी को जिसने साइन कर रखा हो, जब वो परमिशन देगी तभी हम जाएंगे एक्सपेडिशन के लिए। दूसरा क्या है, सेकेंड क्लॉज क्या है, एंटार्क्टिक फंड। एक पैसा तो चाहिए चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो एंटार्क्टिक फंड हम क्रिएट कर रहे हैं टू मैनेज ऑल दीज एक्सपेडिशन एक्टिविटी। सिंपल तरीके से याद रखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट टू एंटार्क्टिका। मान लो कोई भी एक्सपेडिशन हमारा एंटार्क्टिका की तरफ जाता है, वहां पे कोई इंडियन सिटीजन भी हो सकता है उस इंडियन एक्सपेडिशन में फॉरेन सिटीजन भी हो, है ना। अगर इंडिया का एक्सपेडिशन वो है और एंटार्क्टिक में जाके कोई भी वो क्राइम कंडक्ट करता है, जो एनवायरमेंटल क्राइम हो, कोई भी और क्राइम हो, तो किसकी ज्यूरिसडिक्शन होगी? है ना, इंडियन कोर्ट की, एज पर दिस बिल। तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट टू एंटार्क्टिका इन केस कोई भी पीनल प्रोविजन लगाना है, चाहे इंडियन सिटीजन हो और या फॉरेन सिटीजन हो, बट वो पार्ट हो इंडियन एक्सपेडिशन का, तो इंडियन कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होगी। फिर उसके बाद एक कमेटी स्टैब्लिश कर रहे हैं एंटार्क्टिक गवर्नेंस के लिए, है ना। एक कमेटी स्टैब्लिश कर रहे हैं कि एंटार्क्टिक से रिलेटेड जो लॉज है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट किए जाए, गवर्नेंस से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद माइनिंग की एक्टिविटी, ड्रेजिंग की एक्टिविटी और ऐसी एक्टिविटी जो कि एंटार्क्टिक के प्रिस्टीन कंडीशन को डैमेज कर सके, उसको प्रोहिबिट कर रहे हैं, है ना। तो वेरी बिग कमिटमेंट इंडिया इज टेकिंग एट इंटरनेशनल लेवल। क्या क्या बातें हुई देखते हैं। सबसे पहले बिना परमिशन के हम एक्सपेडिशन नहीं करेंगे, एक फंड हमने क्रिएट कर दिया उसकी एक्टिविटी के लिए। तीसरा, जो इंडियन कोर्ट थी उसकी ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड कर दी। फिर एक कमेटी बना रहे हैं गवर्नेंस के लिए, और एक माइनिंग, ड्रेजिंग, ऐसी जो एक्टिविटी एंटार्क्टिक को हैम्पर कर सकती है वो बैन कर रहे हैं। आपको रिवीजन करने का भी तरीका समझ में आया? पहले हमने डिटेल में पढ़ा और फिर ब्रीफ में इस तरीके से जल्दी से पॉइंट को देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद एक यहां पे एडेड इंफॉर्मेशन है कि इंडिया के कौन कौन से रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में, है ना। इंडिया के रिसर्च स्टेशन कौन कौन से एंटार्क्टिका में? इंडिया है सेटअप 3 रिसर्च स्टेशन एट एंटार्क्टिका। नाम याद कर लो प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहला है दक्षिण गंगोत्री, जो 1983-84 में हमने सेटअप किया था। कहां पे है वो? साउथ पोल पे, ठीक है ना, एंटार्क्टिक के। उसके बाद मैत्री 1988 में हमने स्टैब्लिश किया, है ना। मैत्री कहां पे? आइस फ्री रॉकी एरिया, है ना, ऑन द शिमाकर ओएसएस। तो आइस फ्री लोकेशन में है मैत्री, है ना। उसके बाद हमने भारती सेट किया 2015 में, दिस इज द लेटेस्ट वन। ये कहां पे? 300 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मैत्री, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। और भारती कहां पे है? मैत्री के 300 किलोमीटर ईस्ट पे। डन, रटने का ये है। तो आगे चलते हैं। आप नेक्स्ट टॉपिक है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। तो ई वेस्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे डिजिटल इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो ई वेस्ट का इशू बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। बहुत सारा ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, बहुत सारा टॉक्सिक वेस्ट है, उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हैं। तो उस ई वेस्ट को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कुछ स्टेप्स लेती रहती है। तो दिस इज वन ऑफ द फर्दर स्टेप इन दैट डायरेक्शन की जो उसके ई वेस्ट के मैनेजमेंट रूल्स हैं उसको थोड़ा मॉडिफाई किया जा रहा है। हिस्ट्री भी देख लेते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्होंने अभी ड्राफ्ट ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को पब्लिक किया है कमेंट्स के लिए। अभी ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं हुआ है। अबाउट ई वेस्ट, देखिए ई वेस्ट क्या होता है, सिंपल सा है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, आपके पुराने लैपटॉप हो गए, पुरानी वॉचेज हो गई, कोई भी डिवाइसेज हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। अब क्या इंडिया में कोई लॉ है ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए? एब्सोल्युटली, ऑलरेडी देयर इज अ लॉ, है ना। तो लॉ टू मैनेज ई वेस्ट हैव बीन इन प्लेस इन इंडिया सिंस 2011।
तो 2011 में ही हम लॉ लेके आ चुके थे, है ना। और इसमें हमने ये बोला था कि ओनली ऑथराइज्ड जो डिसमेंटलर्स होंगे, देखिए होता क्या है कि ई वेस्ट को रेगुलेट करने का एक सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई भी रैक पिकर्स उस ई वेस्ट को मैनेज कर रहा है तो वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर में मैनेज नहीं करेगा, तो देयर हैज टू बी डेजिग्नेटेड डिसमेंटलर्स जो कि उन ई वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। तो तब ये बोला कि उसको रिसाइकिल करने के लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होनी चाहिए, है ना। फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लेके आया 2016 में, जिसे हमने 2017 में इंप्लीमेंट किया, है ना। इन्हीं रूल्स में अब चेंज करने की बात चल रही है, समझ में आया। ये यूपीएससी ने भी पूछा था 2016 या 17 में। उसके बाद एक नैरोबी डिक्लेरेशन है ई वेस्ट से रिलेटेड, जो कि हमने कॉप 9 ऑफ द बेसल कन्वेंशन, है ना, जो हैजार्डियस चीजों से डील करता है। तो बेसल कन्वेंशन के अंदर कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 9th जो मीटिंग हुई थी, वहां पे नैरोबी डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुआ था। तो ऐसी मैच द फॉलोइंग टाइप का आएगा। मैड्रिड किस चीज से रिलेटेड था, है ना, एंटार्क्टिक, और नैरोबी किस चीज से रिलेटेड हो गया, ई वेस्ट। ऐसी आपको याद करना है ना। तो नैरोबी में क्या बोला था कि इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालेंगे ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए, वो बात अलग है। बस आप इतना याद रखो कि ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड नैरोबी डिक्लेरेशन है, ठीक है। आगे के क्या पॉइंट है, की प्रोविजन ऑफ द ड्राफ्ट। अब ये जो ड्राफ्ट है इसके क्या क्या की प्रोविजन है। एक तो सबसे पहले कोई भी अगर रूल्स हैं तो वो ई वेस्ट को डिफाइन करेंगे, है ना। जो भी रूल्स हैं वो डिफाइन करेंगे कि ई वेस्ट होता क्या क्या है। तो काफी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऐड किए गए हैं ई वेस्ट में। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, लैपटॉप, कैमरा, माइक्रोवेव, मेडिकल इक्विपमेंट, है ना, ऑल दीज आर द थिंग्स जो कि अब ई वेस्ट के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट चीज क्या बोली गई है, जो मेकर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, दे हैव टू एंश्योर कि इतने परसेंट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्ट हो। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस कर रही है तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसका गुड्स जो मार्केट में जा रहा है वो रिसाइकिल हो, क्योंकि जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तभी हम ये सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बना पाएंगे, है ना। जो प्रोड्यूस कर रहा है वो सेल करता है, वो प्रोडक्ट वापस से यूज, जब उसको डिसमेंटल करना है तो वापस से घूम के उसके पास आता है, फिर उसको वो रिसाइकिल करता है और जो उसको यूज करना है उसमें से वो फर्दर यूज करके अपनी प्रोडक्शन में आगे प्रोडक्ट बनाता है ना। तो इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कॉन्सेप्ट लेके आए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर। मतलब प्रोड्यूसर जो है उसकी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस चीज की एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि वो उनको रिसाइकिल भी करे। उसी का क्वांटम हम बढ़ाते जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पहले बोल रहे थे कुछ, अब बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 60% वो रिसाइकिल करे बाय 2023, है ना, और 70% रिसाइकिल करे बाय 2024 और 80% रिसाइकिल करे बाय 2025। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट ईपीआर का, है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है ये जो अमेंडमेंट प्रपोज्ड है कि वी वांट टू डू अवे विद प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो प्रोड्यूसर की रिस्पांसिबिलिटी थी उसकी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात थी, तो कार्टेल बन जाएगा एक तरीके का, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। तो इसीलिए उसको बोल दिया कि बंद करो इस बात को, है ना, इसकी जरूरत नहीं है हमें। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या बोल रहे हैं, जो भी कंपनीज इस बात को मीट नहीं करेगी, है ना, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो भी कंपनी फॉलो नहीं करेगी उन पे लगेगा फाइन, है ना, अंडर एनवायरमेंट कंपनसेशन। समझ में आया, फाइन तो लगेगा अगर कोई बात आप फॉलो नहीं कर रहे। और क्या बोल रहे हैं, इस पूरे एक्ट को ओवरसी कौन करेगा, सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल ओवरसी द ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स। समझ में आया, सिंपल सा है ई वेस्ट का टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये स्मॉल स्मॉल न्यूज हो गई, क्या क्या स्मॉल स्मॉल न्यूज है एक बार देखते हैं। देखिए, इन्वेजिव स्पीसीज इन न्यूज, आपने कहीं ना कहीं ये विलायती कीकड़ के बारे में सुना होगा, विलायती कीकड़, है ना, इस टाइप का कुछ दिखता है, आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा अपने आसपास। तो ये विलायती कीकड़ एक इन्वेजिव स्पीसीज है इंडिया में, है ना। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि इस विलायती कीकड़ को हम रिप्लेस करेंगे। इन्वेजिव है मतलब बाहर से आया है, कहां से आया है, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से। प्रॉब्लम क्या है इसकी, इसकी वीड लाइक प्रॉपर्टीज हैं, ये एरिड कंडीशन में ग्रो करता है और एरिड कंडीशन में ग्रो करने के बाद पानी बहुत चाहिए इसे, तो जो ग्राउंड वाटर है उसको डिप्लीट करता है। दैट इज व्हाई वी वांट टू रिप्लेस दिस विलायती कीकड़, जिसका टेक्निकल नेम है प्रोसोपिस जूलिफोरा, है ना। इसको हम इंडिजीनियस वैरायटी से रिप्लेस करेंगे। सिंपल सिंपल सा इंफॉर्मेशन था ये, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। इसके बाद आगे देते हैं, एक नगर वन स्कीम लॉन्च किया जा रहा है। नगर मतलब अर्बन एरिया, ठीक है। तो अर्बन एरिया में फॉरेस्ट्री के लिए स्कीम है नगर वन स्कीम।
है ना। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे लॉन्च की गई 5 जून को 2020 में कि 200 अर्बन फॉरेस्ट हम डेवलप करेंगे इन नेक्स्ट 5 ईयर, है ना। इसके बाद अंडर द स्कीम क्या है, इस स्कीम के अंदर देखो अर्बन फॉरेस्ट्री पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है ना। मियां कावी करके एक स्कीम आया था, अगर आपने चेक किया हो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2022 में। तो नगर वन स्कीम में क्या है, मिनिमम 20 हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट क्रिएट करेंगे हर सिटी में, है ना। और ये जो फॉरेस्ट है या तो वो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड पे आएगा, या तो जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड है उसी पे हम उसको फॉरेस्ट को फर्दर एनहांस कर देंगे, या फिर कोई नए एरिया में आ जाएगा। जो भी म्युनिसिपैलिटी एरिया देगी, मतलब अर्बन लोकल बॉडी जो भी एरिया देगी वहां पे फॉरेस्ट क्रिएट कर देंगे। वन उद्यान जब एस्टैब्लिश हो जाएगा तो उसे मेंटेन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हर बात की, है ना, मेंटेन करेगा स्टेट गवर्नमेंट। पैसा कहां से आएगा इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए, कैंपा फंड से, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट, इनके जो फंड है उसका पैसा यूज करेंगे नगर वन स्कीम के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सा ही टॉपिक था, ज्यादा कुछ था नहीं दिमाग लगाने का। लास्ट देखिए, जस्ट अ सेकेंड, नेशनल वाटर अवार्ड। देखिए वाटर सिक्योरिटी एक मेजर इशू है, जैसे फूड सिक्योरिटी के बारे में बात होती है ना, ऐसे ही वाटर सिक्योरिटी इज द इशू ऑफ द फ्यूचर एंड गवर्नमेंट इज पुटिंग इट्स ऑल एफर्ट फॉर द वाटर सिक्योरिटी। वन ऑफ द एफर्ट इज अनाउंसिंग नेशनल वाटर अवार्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल वाटर अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पे, है ना। पर्पस क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी स्टेट हो, अगर वो वाटर सिक्योरिटी के लिए कुछ अच्छे स्टेप ले रहे हैं तो उन्हें अवार्ड दिया जाए, सिंपल सा है। जो भी विजन है जल समृद्ध भारत का, जल समृद्ध समझ आ रहा है ना, वाटर सिक्योरिटी, वाटर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है ना, उस विजन के लिए कोई भी अगर कुछ कर रहा है तो उनको ये अवार्ड दिए जाएंगे। पर्पस सिंपल है, लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, है ना, कि भैया वाटर सिक्योरिटी एक इशू है, अगर हम उसको अवार्ड देंगे तो लोगों का बिहेवियर चेंज होगा, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, साइटेशन, ट्रॉफी, मतलब एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक ट्रॉफी मिल जाएगी, और उसके साथ साथ मिलेगा कैश प्राइज। इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो गया आप प्रीलिम्स में कि कैश प्राइज होगा या नहीं होगा इस अवार्ड के अंदर, तो यस कैश प्राइज इज देयर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए प्लेसेस इन न्यूज क्या क्या थे, प्लेसेस इन न्यूज क्या क्या थे रिसेंटली। एक फैक्चुअल है बिल्कुल, केनिया वाज इन द न्यूज, ओवीएल ओएनजीसी विदेश लिमिटेड केनिया में जो ऑनशोर ऑयल प्रोजेक्ट है वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। ये केनिया के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, आप चाहे तो देख सकते हैं। ईस्ट अफ्रीकन नेशन है, ग्रेट रिफ्ट वैली के पास है। कौन कौन सी मेन रिवर है, व्हाइट नाइल एंड ताना रिवर, लेक तुर्काना भी यहाँ पे है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है, ड्राई हो चुकी है ना, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट एल्कलाइन लेक भी है। फिर लेक विक्टोरिया भी यहाँ पे है, और लेक विक्टोरिया की बाउंड्री शेयर करता है केनिया, युगांडा एंड तंजानिया। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, रट लीजिए। भूटान, रिसेंटली जो इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हैं, हाँ, भूटानी किंग से मिले थे, तो भूटान के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। लैंड लॉक कंट्री है। कौन कौन सी मेन रिवर है, टोरसा, वोंग, सांकोश, मानस, है ना। ऐसे ही टोंगा वोल्केनो, ये देख लो, है ना, ये मुझे लगता है पूछा जा सकता है। टोंगा वोल्केनो, टोंगा वोल्केनो कहां पे है, पैसिफिक ओशियन में। रिसेंटली इरप्ट हुआ है ना, वोल्केनिक इरप्शन हुआ है टोंगा वोल्केनो में, और वो ग्लोबल वार्मिंग में ऐड कर सकता है, दिस दैट्स व्हाई इट वाज इन द न्यूज। ताइवान के बारे में बहुत सारी न्यूज आप पढ़ रहे होंगे। ताइवान एक छोटा आइलैंड है ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना पे। अर्लियर इट वाज नोन एज फार्मोसा, पुराना नेम क्या था ताइवान का, फार्मोसा, है ना। फर्स्ट आइलैंड चेन है ये, है ना, कहां की, जो ईस्टर्न साइड है ना। एक स्ट्रिंग जाती है जो कि फिलीपाइंस, जापान, फिर ताइवान ऐसे करके, है ना। ओनली 13 कंट्रीज रिकॉग्नाइज ताइवान एज सोवरेन कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो ये आपको न्यूज पता है, दैट इज इट, ऑल राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्लास इन वीकली करंट अफेयर एक्टिविटी। देखिए इस तरीके से हम हर वीक के हर डे एक एक टॉपिक कवर करेंगे। आज हमने कवर किया है एनवायरमेंट सेक्शन। जो भी 1 अगस्त से, देखो क्लैरिटी आनी चाहिए हम क्या कर रहे हैं, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक जो भी एनवायरमेंट के करंट अफेयर के टॉपिक थे उसको मैंने आज 15 अगस्त को कवर कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही 16 अगस्त को मैं क्या कवर करूंगा, जो कल की वीडियो आएगी उसमें मैं कवर करूंगा 1 और 7 में जो भी पॉलिटी के इशू थे, ठीक है। तो ऐसे करके डेली बेसिस पे करंट अफेयर हम कवर करते जाएंगे। जो भी आपकी करंट अफेयर प्रिपरेशन है यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए, इसके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस थिंग, कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई डेली करंट अफेयर पढ़ रहा है, कोई वेबसाइट पे देख रहे हैं, मंथली रिवाइज कर रहे हैं, पीटी 365 कर रहे हैं, दिस कैन बी योर 1 पॉइंट सोर्स फॉर द करंट अफेयर यूपीएससी सीएससी 2023, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए कि आपको पहला वीडियो किस तरीके का लगा।
डू यू विश कि हम इसी चीजों को और एग्जॉस्टिवली कंटिन्यू करें? इट विल मोटिवेट ऑल ऑफ आवर टीम। बहुत सारा कमिटमेंट जाता है किसी भी करंट अफेयर एक्टिविटी को इनिशिएट करने में। तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आया। ठीक है, चलिए कल की वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारे पोर्टल पे जाइए और आज का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।